हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। आप मीटिंग में हैं, एक शानदार आइडिया पेश कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ, और सामने से एकदम खामोशी। हाँ। ऐसा लगता है जैसे आपकी बात किसी दीवार से टकराकर लौट आई हो, और आप सोचते हैं इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही। और मजे की बात यह है कि शायद बात सीधी है ही नहीं। मतलब? हो सकता है आप फ्रेंच में बात कर रहे हो और आपका बॉस सिर्फ जर्मन समझता हो, और मैं यहाँ सचमुच ही भाषाओं की बात नहीं कर रही, बल्कि दिमाग की, मनोविज्ञान की भाषा की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। और आज हम इसी दिमागी भाषा के सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। हमारे हाथ लगे हैं शैली रोज चार्वेट के बेहतरीन काम वर्ड्स दैट चेंज माइंड्स पर कुछ नोट्स और रिसर्च। हाँ। तो आज हम लैंग्वेज एंड बिहेवियर प्रोफाइल यानी LAB प्रोफाइल R की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मिशन ये पता लगाना कि लोगों के दिमाग के अंदर असल में क्या चलता है। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दो, बताइए। ये लोगों पर प्रोएक्टिव या रिएक्टिव का ठप्पा लगाने के बारे में नहीं है। इंसान बहुत जटिल होते हैं। LAB प्रोफाइल आप समझिए एक तरह का एक्सरे चश्मा है। एक्सरे चश्मा? हाँ, जो हमें लोगों के अवचेतन फिल्टर यानी मेटा प्रोग्राम्स को देखने में मदद करता है। ये वो अदृश्य नियम है जिनके हिसाब से कोई व्यक्ति दुनिया को समझता है। तो चलिए उस एक्सरे चश्मे को लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणा की। मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहला धक्का कहाँ से आता है? मैंने सुना है कि लोग या तो प्रोएक्टिव होते हैं, मतलब फौरन काम शुरू करने वाले, या फिर रिएक्टिव, जो पहले सोचते हैं। मुझे तो हमेशा लगता था कि कॉर्पोरेट दुनिया में कामयाब होने के लिए हर किसी को प्रोएक्टिव ही होना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। प्रोएक्टिव लोग पहल करते हैं, एक्शन लेते हैं, और उनकी भाषा में चलो करें, अभी, फौरन जैसे शब्द होते हैं। हाँ, गो गेटर्स। बिल्कुल। लेकिन रिसर्च बताती है कि काम की जगहों पर सिर्फ 15 से 20% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं। क्या सिर्फ 15-20%? ये तो बहुत चौंकाने वाला है। तो बाकी सब? उतने ही, यानी 15 से 20% लोग मुख्य रूप से रिएक्टिव होते हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं जो काम शुरू करने से पहले विश्लेषण करना, समझना और हालात को पूरी तरह भांपना चाहते हैं। उनकी भाषा में सोचो, समझो, विचार करो जैसे शब्द आते हैं। और बीच वाले? हाँ, और जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 60-65%, वो इन दोनों का मिश्रण है। वो हालात के हिसाब से कभी प्रोएक्टिव होते हैं तो कभी रिएक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट दुनिया में जो गो गेटर एटीट्यूड की इतनी तारीफ होती है, वो असल में टीम के एक बड़े हिस्से को, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको प्रेरित करने के बजाय उनसे दूर कर सकता है। उनसे दूर कर सकता है। अगर मैं अपने मैनेजर के पास जाकर कहूँ, मेरे पास एक आइडिया है, चलिए इसे अभी करते हैं, और वो एक रिएक्टिव पैटर्न के हैं, तो आपका आइडिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। ओह। उनके लिए आपकी भाषा बहुत आक्रामक हो सकती है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए आपको कहना चाहिए, कूद पड़ो, बस शुरू कर दो। लेकिन एक रिएक्टिव व्यक्ति के लिए सही भाषा होगी, क्या होगी? मैंने एक संभावना के बारे में सोचा है, क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं? भाषा का ये छोटा सा बदलाव जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई काम शुरू करने की बात। लेकिन एक बार कोई काम शुरू कर दे तो उसे क्या चीज आगे बढ़ाती रहती है? मतलब गाजर या छड़ी, इसे ही शायद टुवर्ड और अवे फ्रॉम पैटर्न कहते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा, ये प्रेरणा का ईंधन है। टुवर्ड पैटर्न वाले लोग वो हमेशा इस बात से प्रेरित होते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, वो क्या हासिल करेंगे। मतलब गोल्स। हाँ, गोल्स। उनकी भाषा सकारात्मक होती है। हमारा लक्ष्य है 500 यूनिट्स बनाना, हमें बोनस मिलेगा। और अवे फ्रॉम वाले लोग वो सेफ्टी नेट ढूंढते हैं। जैसे बीमा पॉलिसी बेचने वाले शायद इसी पैटर्न के लोगों को टारगेट करते होंगे। एकदम सही उदाहरण। अवे फ्रॉम पैटर्न वाले लोग समस्याओं से बचने, उन्हें हल करने या उनसे छुटकारा पाने से प्रेरित होते हैं। उनका ध्यान उन चीजों पर होता है जिन्हें वे नहीं चाहते। जैसे कि हमें ये गलती दोहरानी नहीं है, या डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये पैटर्न एक साथ काम कर सकते हैं? जैसे क्या कोई प्रोएक्टिव और अवे फ्रॉम पैटर्न वाला हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। ये एक बेहतरीन सवाल है, और हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, एक प्रोएक्टिव और अवे फ्रॉम व्यक्ति कौन होगा? वो है क्राइसिस मैनेजर। जैसे ही कोई समस्या आती है, वो फौरन एक्शन में आ जाता है ताकि उस समस्या को हल किया जा सके।
वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि कई बार ऑफिस में जो बहस होती है वो मुद्दे पर कम और इन छिपे हुए पैटर्न्स पर ज्यादा होती है। मैनेजमेंट जो अक्सर टूवर्ड होता है, हाँ, वो ग्रोथ और टारगेट की बात करता है। और यूनियन जो अक्सर अवे फ्रॉम होती है वो असुरक्षा और बचाव की बात करती है। बिल्कुल, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस उनकी भाषा अलग है। और जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे की इस मनोवैज्ञानिक भाषा को नहीं समझते, तब तक वे कभी एक मत नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि किसी को काम पर कैसे लगाना है, लेकिन जानकारी उन तक पहुंचानी कैसे? हाँ, पूरी कहानी चाहिए। हाँ, और कुछ को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट निर्देश। ये जनरल बनाम स्पेसिफिक का मामला है ना? ये बहुत ही आम और रिलेटेबल उदाहरण है, और यही दफ्तरों में गलतफहमियों का सबसे बड़ा कारण है। कैसे? जनरल सोचने वाले, जिन्हें हम जंगल देखने वाले कह सकते हैं, वो बड़ी तस्वीर और कॉन्सेप्ट्स में रुचि रखते हैं। अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा विवरण देंगे तो वे बोर हो जाएंगे। और स्पेसिफिक सोचने वाले यानी पेड़ गिनने वाले ठीक इसके उलट होते हैं। उन्हें काम करने के लिए एक क्रम चाहिए, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। हाँ, अगर आप उन्हें सिर्फ बड़ी पिक्चर बताएंगे तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे और पूछेंगे, हाँ पर मुझे करना क्या है? तो मतलब एक मैनेजर जो जनरल है वो अपनी स्पेसिफिक टीम से कहता है जाओ सेल्स बढ़ाओ, और टीम एक दूसरे को देख रही है कि कैसे, कितना, नतीजा, कोई एक्शन नहीं होगा। मैनेजर को लगेगा कि उसकी टीम काबिल नहीं है, जबकि ये सिर्फ कम्युनिकेशन का फेलियर था। तो एक अच्छे लीडर को दोनों भाषाओं में बात करनी आनी चाहिए। उसे अपनी प्रस्तुति को कैसे एडजस्ट करना चाहिए? उसे पहले जंगल दिखाना चाहिए, फिर पेड़ों का रास्ता। शुरुआत बड़ी तस्वीर से करें। दोस्तों, इस तिमाही हमारा मिशन कंपनी के रेवेन्यू को 15% बढ़ाना है। ये जनरल वालों के लिए। हाँ, फिर उसे छोटे सटीक कदमों में तोड़ दें। इसे हासिल करने के लिए सेल्स टीम ए इस हफ्ते इन 50 क्लाइंट्स पर फोकस करेगी। ये स्पेसिफिक विचारकों को स्पष्टता देगा। ये तो समझ आ गया, लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए हमने सही प्रेरणा पैटर्न का इस्तेमाल किया, जानकारी भी सही लेवल पर दी, लेकिन बात बनी नहीं। हाँ, हमारा बॉस या क्लाइंट अभी भी हमारी बात नहीं मान रहा, वो आश्वस्त नहीं है। किसी को विश्वास कैसे दिलाया जाए? बिल्कुल, ये कन्विंसर पैटर्न है और इसके 2 हिस्से हैं। पहला है कन्विंसर चैनल, यानी किसी को विश्वास करने के लिए जानकारी किस रूप में चाहिए। मतलब देखकर, सुनकर, पढ़कर या खुद करके? एग्जैक्टली। अगर मैं अपने बॉस को सिर्फ बोलकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो देखकर यकीन करने वालों में से है, तो मेरी सारी मेहनत बेकार है। तो मुझे उन्हें चार्ट्स या एक प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए थी। एकदम। इसीलिए सेल्स पिच में विजुअल एड्स इतने कामयाब होते हैं। लेकिन असली खेल दूसरे हिस्से में है, जिसे कहते हैं कन्विंसर मोड। कन्विंसर मोड ये क्या है? ये बताता है कि किसी को आश्वस्त होने के लिए उस जानकारी को कितनी बार और किस तरह से प्रोसेस करने की जरूरत है। ओके, ये दिलचस्प लग रहा है। इसके 4 मुख्य मोड हैं। सबसे आम लगभग 52% लोग उदाहरणों की संख्या मोड में आते हैं। उन्हें किसी बात पर यकीन करने के लिए उस चीज को कुछ बार देखना या सुनना पड़ता है। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 रिव्यू पढ़ते हैं? हाँ, कह सकते हैं। दूसरा मोड है ऑटोमेटिक। ये लोग बहुत कम जानकारी के आधार पर लगभग तुरंत एक राय बना लेते हैं। अच्छा, मतलब जल्दी फैसला लेने वाले। हाँ, लेकिन जोखिम ये है कि वे पहली जानकारी के आधार पर गलत फैसला भी ले सकते हैं। और तीसरा? तीसरा सबसे मुश्किल है, लगातार। ये लोग कभी भी 100% आश्वस्त नहीं होते। वे हर दिन जानकारी का फिर से मूल्यांकन करते हैं। ओहो, इनके साथ काम करना तो बहुत थकाऊ होता होगा। हो सकता है, क्योंकि आपको उन्हें लगातार सबूत देते रहना पड़ता है। वो हमेशा कहते हैं, आज के लिए तो ठीक है, कल देखते हैं। और चौथा और आखिरी मोड? वो है समय की अवधि। इन लोगों को विश्वास बनाने के लिए जानकारी के साथ कुछ समय बिताना पड़ता है। मतलब? आप उन्हें आज कुछ बताएं और हो सकता है कि वे 1 हफ्ते बाद उस पर यकीन करें। उन्हें उस विचार को अपने दिमाग में पकने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप उन पर तुरंत फैसला लेने का दबाव डालेंगे तो वे हमेशा न कहेंगे। ये तो अद्भुत है। सोचिए, अगर आप एक समय की अवधि वाले बॉस को एक ऑटोमेटिक कर्मचारी की तरह पिच दे रहे हैं, तो ये तो एक आपदा है। बिल्कुल। और आप सोचेंगे कि उन्हें आपका आइडिया पसंद नहीं आया, जबकि सच तो ये है कि उनका दिमागी प्रोसेस ही अलग है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। एक बॉस को एक नए प्रोजेक्ट के लिए मनाना है। इस पूरे टूल किट का इस्तेमाल करके हम उसे कैसे मनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप एक जासूस की तरह उनकी भाषा को सुनेंगे। क्या वो अक्सर हमें समस्याओं से बचना होगा जैसी बातें करती हैं?
तो शायद वो अवे फ्रॉम है। तो मैं प्रोजेक्ट को मुनाफा बढ़ाने के बजाय पिछड़ने से बचने के तरीके के तौर पर पेश करूंगा। सही। फिर आप देखेंगे कि क्या वो बड़ी तस्वीर की बात करती हैं या छोटी छोटी डिटेल्स की। अगर वो स्पेसिफिक है तो मैं 500 स्लाइड्स के बजाय सिर्फ 3 मुख्य स्लाइड्स ले जाऊंगा। बिल्कुल। और फिर आप नोटिस करेंगे कि क्या वो हमेशा कहती हैं मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, तो वो समय की अवधि वाली हो सकती हैं। तो मीटिंग के अंत में मैं कहूंगा, इस पर कोई तुरंत फैसला लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से विचार करें, हम अगले हफ्ते बात कर सकते हैं। और अब आपके सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर असली जादू हमारी बात में नहीं, बल्कि दूसरे की दुनिया को समझने में है। संवाद वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है। क्या? ये फ्रेमवर्क बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये सिर्फ एक मॉडल है, हकीकत नहीं। मानव व्यवहार हमेशा संदर्भ पर निर्भर करता है। इसका इस्तेमाल लोगों को समझने के लिए किया जाना चाहिए, उन्हें हेरफेर करने के लिए नहीं। आपने बहुत सही बात कही। ये एक पुल बनाने का टूल है, हथियार नहीं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। हाल ही में हुए किसी ऐसे संवाद के बारे में सोचें जहां आपकी बात नहीं समझी गई। क्या वो इन पैटर्न्स का टकराव था? क्या आप एक प्रोएक्टिव की तरह किसी रिएक्टिव से बात कर रहे थे? या शायद आप एक स्पेसिफिक व्यक्ति को जनरल ओवरव्यू दे रहे थे? अगर आप उस व्यक्ति की भाषा जानते तो आप क्या अलग कह सकते थे? इस पर सोचना ही इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। इस तरह की और भी गहरी बातें हम अपने हर एपिसोड में करते हैं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।